हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है पुकेकुटा पार्क, न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। वेदर की बात करें तो बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, कल वाला जो मैच का वीडियो था मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें, और आपने देखा आज हुआ भी वही चीज़ें। ठीक है, मैंने बताया था कि एक बैटिंग कोलैप्स का सीन मुझे कहीं से दिख रहा है, और जब मैंने प्लेइंग 11 देखा, टॉस देखा, उसके बाद भी हमने वही चीज़ प्रेडिक्ट करी थी और उस हिसाब से टीम भी बनाया था। तो आई होप आपके भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। देखिए, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स पे नहीं हैं, और ये सब चीज़ें हो सकता है आपको कोई रेडीमेड बना के नहीं दे। कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ रिकॉर्ड्स, ऑफ कोर्स विदाउट रिकॉर्ड्स कुछ भी, अगर रिकॉर्ड नहीं मिले तब कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ गट फीलिंग जिसको आप रैंडम सिलेक्शंस भी कह सकते हैं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर हुआ है। आज के मैच में भी हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं ना जिसके साथ अगर हम पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डली जाएंगे तो बाद में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों, कैसे, सब कुछ मैं आगे समझाता हूँ, देखते रहो। पिछले सीज़न की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट आखिरी पायदान पर थी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी ख़त्म किया था छठे स्थान, चौथे स्थान पर। दोनों ही टीमों के लिए दो कुछ वीकर जोन्स रहे हैं। ठीक है, वो सब हम आगे बात करते हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आगे होते हुए दिख जाएगी रैंकिंग की तरह। यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आगे ही है। इस ग्राउंड में हालांकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड्स कुछ खास अच्छे हैं नहीं। पिछले 2 ही सीज़न में जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें सिर्फ एक मैच वो जीते हैं 18-19 सीज़न में, बाकी सारे मैचेस वो हारे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर कुछ हद तक टीम सीफर्ट और कुछ कुछ मैचों में एंटोन डिप्चिच, इसके अलावा इनके बैटिंग में हमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिली थी पिछले सीज़न में। बॉलिंग कंपैरेटिवली ठीक ठाक था, मैं कहूँगा उतना बुरा था नहीं, लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, टीम सिफर्ट के बाद उस तरह से कोई भी, टीम सिफर्ट भी बहुत कंसिस्टेंट तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक वो थे, लेकिन उसके बाद कोई भी उस तरह से नहीं दिख पाए थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर बैटिंग में परफॉर्मर्स थे, लेकिन जो चीज़ मैंने आखिरी मैच वीडियो में बताया था कि इनके टीम में बड़े स्कोर्स बनाने वाले प्लेयर्स बहुत कम होते हैं, और इसीलिए आप नोटिस कर सकते हैं कि औसत जो है वो कितने कम है, 27, 25, 20, 27, जो कि मतलब काफ़ी कम ही माना जाएगा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से टीम सिफर्ट जो है इनका पूरे दोनों टीम मिलाकर हाईएस्ट एवरेज था, और रनों के मामले में भी ये काफ़ी आगे थे दोनों टीमों से। गेंदबाजी में कम ज़्यादा परफॉर्मर्स थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर ब्रेट रैंडल और ईस्ट सोधी, और ये सब तो अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर अजाज पटेल, ब्लैड टिग्नर, ये कुछ प्लेयर्स थे, आप एक बार देख लीजिएगा। अभी आ जाते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से यहाँ पे देखना, ये फिक्सचर एक्सट्रीम फिक्सचर रहा है। एक्सट्रीम फिक्सचर का मतलब क्या, जिस जब भी कोई टीम हारी है ना, वो इतने बड़े डिफरेंस से हारी है, मतलब क्या ही बताएं आप। ये है एक मैच जो कि कम्पिटिटिव हुआ था। ठीक है, 156 यहाँ पर बनाया था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने, जहाँ पर ये कुछ प्लेयर्स थे, और यही एक लौता मैच है जहाँ पर सिफर्ट और ब्रूस, जो कि इस फिक्सचर में हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं, इन्होंने रन बनाए थे ज़्यादा कुछ। इसके सिवाय बॉलिंग से आपको टिकनर और कोगेलाइन वगैरह ये कुछ दिख जाएंगे। तो ये मैच एक क्लोज मैच हुआ था, 4 बॉल रहते मैच को है जीता था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने। लेकिन इसके बाद से नोटिस करो। ठीक है, ये 18-19 का पहला मैच था, और ये 18-19 का आखिरी मैच है। अच्छा, 18-19 सीज़न में इन दोनों टीमों ने फाइनल भी खेला हुआ था, अगर आपको पता नहीं हो, जहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीती थी, लेकिन उसका कुछ भी इफेक्ट पिछले सीजन में नहीं देखने को मिला था। अच्छा, तो ये जो हुआ था नेपियर में हुआ था, ठीक है, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का होम ग्राउंड है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 230, जहाँ पे सिफर्ट के कुछ रन्स थे, ब्राउनिल के कुछ रन्स थे, नीचे से हैम्पटन और डैरल मिचेल खेलते थे। मतलब हैम्पटन और डैरल मिचेल ने दोनों मिलाकर शायद मेरे ख्याल से 25, 30 या 35 ऐसे कुछ बॉल्स खेले थे, और लगभग उन्होंने रन बनाया था 120 के ऊपर, 30-40 ऐसे कुछ बॉल्स उन्होंने खेले थे। ठीक है, मतलब ये जो उन्होंने करके दिखाया था ना, 30-40 बॉल में 120, ये बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने कर दिखाया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल जो है बन गया। टिकनर के यहाँ पर भी 2 विकेट से, और ये कुछ विकेट टेकर से, लेकिन यहाँ पर जो टीम हारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, आप परफॉर्मेंस देखिए 99 पर वो निपट गए। ठीक है, क्लार्कसन और कुगेलाइन के यहाँ पर भी विकेट से, आपने यहाँ पर भी उनका विकेट देखा था, 2 था उनके खाते में। अच्छा, ठीक है, ये एक मैच हो गया। अगला मैच देखिए, ये है पिछले सीज़न का, मतलब उस सीज़न का फाइनल। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बहुत खास कुछ नहीं, ये कुछ विकेट टेकर से 147, लेकिन टीम जो ऑल आउट हुई, मतलब जो हारी, वो 80 पर ऑल आउट हो गई। ठीक है, अजाज पटेल, ब्रेसवेल, टिकनर के यहाँ पर भी विकेट हैं, 1 विकेट, ये विकेट टेकर्स है, हो गए।
अच्छा, और ये है आखिरी मैच जो कंप्लीट हुआ था। इसके बाद वाला जो मैच था वो हुआ नहीं था। यहाँ पर भी सेंट्रल डिशीज जीती थी, यहाँ पर 221 रन बनाए थे। और सेंट्रल डिशीज की तरफ से जो चीज़ मैंने आपको बताई कि मतलब बहुत बड़े कोई स्कोर इनके पास उस तरह से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया था, टॉप से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब ने कंट्रीब्यूट किया था। 221 तक बने, ये कुछ विकेट टेकर्स थे। नॉर्दर्न डिशीज 101 पर निपट गई। डिफरेंस आप देखिए 120 रनों का। अजाज पटेल ने यहाँ पर भी लीड किया, साथ में और कोई बॉलर थे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फिक्सचर जो है ना, ये काफ़ी एक्सट्रीम रहा है। जो टीम हारी है वो विशाल विशाल व्यवधान से हारी है। यहाँ पर 120 रन से हारी, यहाँ पर 67 रन से हारी, यहाँ पर 131 रन से हारे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है कि बैटिंग फर्स्ट करके कभी भी कोई टीम यहाँ पर हारी नहीं है बड़े व्यवधान से। यहाँ पर ये जो मैच हारा था बैटिंग फर्स्ट करके, ये क्लोज मैच हुआ था। लेकिन मतलब एक्सट्रीम मैचेस जो हुए हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इस फिक्चर में हमने होते हुए देखा है, उस मामले में हमेशा ही बैटिंग फर्स्ट टीम आगे रही है। तो ये फिक्सचर कह रहा है, ठीक है। कुछ कुछ परफॉर्मर्स हैं, जैसे कि सीफर्ड आपने देखा है, यहाँ पर वो चले हैं। टिकनर लगभग कंसिस्टेंटली विकेट उनके खाते में हैं। कोगेलैंड के कंसिस्टेंट विकेट्स हैं। अजाज पटेल जो आखिरी 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने 32 विकेट निकाला हुआ है। लेकिन अजाज पटेल का आपने देखा होगा आखिरी मैच पर पावर प्ले में उनसे 3 ओवर करवाई गई थी। अगर ऐसा फिर से होता है तो फिर से अजाज पटेल वेस्ट हो सकते हैं। तो ये हमें पता नहीं है कि क्या करवाएगी टीम। लेकिन अजाज पटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर होते हैं T20 क्रिकेट में खास करके, लेकिन अगर उनको ठीक तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तब दिक्कतें बन सकती हैं। तो ये है चीज़ें, ठीक है। इसके सिवाय भी यहाँ पर इस मैच में नोएमा बार्नेट का भी विकेट था, रन भी थे। नोएमा बार्नेट ने आखिरी जो 2 मैच खेला था दोनों ही में से शायद रन उन्होंने बनाया था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर शायद रन था और नहीं, और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अगर हम समराइज़ करने पे आए तो सिर्फ 2 ही नाम मैं बता सकता हूँ जो थोड़े बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं दोनों टीमों के होकर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर टीम सीफर्ट और यहाँ से टॉम ब्रूस। बॉलिंग में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई बताने लायक है नहीं, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं बदलते रहते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के दोनों बॉलर्स, इनके औसत काफ़ी अच्छे हैं 10 का, और यही नाम है। बाकी एक एक मैच में कोई कोई चले होंगे। तो हिस्टोरिकली सिर्फ 4 नाम हमारे पास आ रहे हैं, और वो भी बहुत रिलीवेंट नहीं, स्पेशली जो बैट्समैन के नाम है, क्योंकि उनके एक ही इनिंग्स थे और वो दोनों ही जो बड़े इनिंग्स बने थे वो एक ही मैच पर आए थे, ठीक है। अभी इस ग्राउंड में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी टॉम ब्रूस का नाम आपको दिख जाएगा, साथ में जॉर्ज वर्कर। इन दोनों का ठीक ठाक यहाँ पर औसत है। और बॉलिंग पे सेत्रांस, अजाज पटेल, ब्लेयर टिग्नर, लेकिन इनके औसत थोड़े से ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे जाके। सेत्रांस का नंबर है लेकिन उनके वो तो अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। ऊपर जो हमने 4 नाम देखे उनके साथ यहाँ पर जॉर्ज वर्कर और ऐड हो गए हैं 5। तो रिकॉर्ड्स के मामले में ये 5 नाम हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो हेड टू हेड में यही है। देखिए कंसिस्टेंटली कुछ बताने के लिए नहीं है अगर हम परफॉर्मर्स की बात करें तो, लेकिन एक एक्सट्रीम चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जब भी हम नोटिस कर रहे हैं। और एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि मतलब पहले इनिंग्स में स्पेशली बड़े स्कोर्स ही बने हुए हैं। एक बार सेंट्रल डिशीज़ ने और एक बार नॉर्दर्न डिशीज़ ने यहाँ पर बनाया है। सेकेंड इनिंग्स में कंपैरेटिवली विकेट जो हैं ज़्यादा गिरे हैं, ये एक मैच छोड़ के जहाँ पर चेज़ हो गया था। लेकिन उसके बाद से अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 10 गिरा, यहाँ पर 10 अगेंस्ट 8, यहाँ पर 10। तो सेकंड इनिंग्स में विकेट ज़्यादा गिरे हैं। तो ओवरऑल ये फिक्सचर ये कह रहा है कि सेकंड इनिंग्स जो भी टीम बैटिंग कर रही है उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड पे और देखने की कोशिश करते हैं जब इस ग्राउंड पे मैचेस होते हैं तो कैसे होते हैं। तो इस ग्राउंड पे ना यहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा आप कहेंगे कंसिस्टेंसी की कमी है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 150 के ऊपर यहाँ पर बन जाता है और वो रन चेज भी हो जाते हैं, वो मुश्किल से ही सही लेकिन हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मैचों में, और इससे अगर कम स्कोर बने तो भी चल जाता है, मतलब 140 से 150 के भीतर मैं कह रहा हूँ, ये एवरेज स्कोर है। लेकिन कुछ कुछ मैचों में यहाँ पे ज़्यादा रन्स ही बने हैं, ठीक है, और वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए बने हैं और वो चेज़ नहीं हुए हैं। कुछ कुछ मैचों में, ज़्यादा बार नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ 2018 से जितने मैचेस हुए हैं क्या क्या हुआ है। तो सेंट्रल डिशीज ऑफकोर्स यहाँ पर पीछे ही रही है, आपने नोटिस करी होगी। तो ऊपर भी मैंने दिखाया था 136 फॉर 9, ठीक है। पेसर्स का डोमिनेशन है, बेनेट, वैन बीक, न्यूटन, ये सारे पेसर्स ही हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया विकेट टेकिंग में रांस के साथ टिकनर, ठीक है। परफॉर्मर्स यहाँ से यंग जो अवेलेबल नहीं है, क्लार्कसन सिर्फ है, वो उन्होंने बनाया था। दूसरा मैच सेंट्रल डिशीज बैटिंग यहाँ पर फिर से खराब, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट। ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया बहुत ही आराम से, आप कह सकते हैं लगभग 3 ओवर से ज़्यादा समय बाकी था। एक और मैच
यहाँ पर सेंट्रल डिसीज की बैटिंग बिल्कुल मतलब आखिरी तो 2 मैच में जो हुआ उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। 209 रन उन्होंने बना दिए। ऐसा नहीं किसी ने बहुत बड़ा कुछ करा होगा, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि सेंट्रल डिसीज एज ए टीम बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेती है। तो फिर से आप देखेंगे कि यंग, ब्रूस, क्लेवर, व्हीलर नीचे से इन्होंने परफॉर्म करे। पेसर्स का यहाँ पर भी रोल ही रहा है, और दूसरे इनिंग्स में पेसर्स नहीं ज़्यादा विकेट निकाले, सिर्फ अजाज पटेल एक लौते स्पिनर जिनके ज़्यादा विकेट से वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई, और स्कोर भी उसी रेंज पे रहा, मतलब 150-155 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिए 147 फॉर 9, पेसर्स का ज़्यादा विकेट, नीचे से सिर्फ रान्स के कुछ रन आए, नहीं तो वो भी नहीं बनता शायद, चेज हो गया, पेसर्स के ज़्यादा विकेट। ठीक है, उसके बाद फिर से एक आउट ऑफ द बॉक्स 196 वाला इनिंग्स आया। ये है पिछले सीजन का पहला मैच। 196, पेसर्स के 6 विकेट, अजाज पटेल का 1, चेज नहीं कर पाई सेंट्रल डिसीज, लेकिन स्कोर आप देखिए 150-155 के भीतर बन रहा है। ठीक है, मतलब ये स्कोर मेंटेन हो रहा है, और इससे कम बहुत ही कम ही बने हैं, मतलब आप समझते हैं 140 से 155 के भीतर कम ही बनते हैं, इससे कम। लेकिन कुछ कुछ इनिंग्स में पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने इससे ज़्यादा रन मतलब इससे बहुत बड़ा रन बनाया हुआ है। स्कोरर्स में से वार्कर, नोएमा बार्नेट और क्लार्कसन, इनके आपको रन्स दिख जाएंगे। पिछले सीजन में नोएमा बार्नेट ऑफ कोर्स काफ़ी इफेक्टिव रहे थे, तो उनके यहाँ पर रन्स थे। और दूसरा जो मैच है यहाँ पर भी बना 210 पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स 208 रन बना दिए थे टीम ने। फिर से वार्कर के साथ ब्रूस और क्लार्कसन, वार्कर और ब्रूस दोनों ही यहाँ पर एक साथ चले थे, साथ में क्लार्कसन और लुडिक, पेसर्स का ही अपर हैंड है। ठीक है, तो ये एक इनिंग्स रहा जहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत रन्स बने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे रन्स ठीक ठाक बन जाते हैं, मतलब 155 से नीचे यहाँ पर ज़्यादा रन्स बनते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम देख पा रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीमों ने 200 के ऊपर भी बनाया हुआ है, और जब भी ऐसा स्कोर गया है वो कभी भी चेज नहीं हुआ है। हाईएस्ट ऐसा गया है 208 तक, जो पिछले सीजन में एक बार हुआ था, लेकिन उसके पहले ही गाड़ी रुक जाती है। लेकिन 155 इज़ एन एवरेज स्कोर यहाँ पे। तो दोनों ही जगह पर, मतलब हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी, एक चीज़ जो हमें कॉमन दिख रही है ना, कि जो मैमथ स्कोर्स हैं वो बैटिंग फर्स्ट में आ रहे हैं। अगर आए हैं तो आए ही हैं, ऐसी कोई मतलब गारंटेड नहीं है, लेकिन जब भी आए हैं वो बैटिंग फर्स्ट में आए हैं। ठीक है, सेंट्रल डिसीज की बैटिंग में वार्कर और ब्रूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और आपने ऊपर भी देखा होगा वार्कर लगभग यहाँ पर स्टार्ट लेते रहते हैं। एक और प्लेयर है क्लार्कसन, जिनके यहाँ पर कुछ कुछ रन्स हैं। इनको पिछले मैच में बॉलिंग नहीं दी गई थी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये प्रॉपर बॉलिंग करवा सकते हैं, याद रहे। और यहाँ पर ब्रूस का रन था ऐसा। ठीक है, अभी देखिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तो कम है, मतलब कॉन्सिस्टेंटली कुछ बताने लायक तो नहीं है। ऑफकोर्स पेसर्स का ही अपर हैंड रहा है, सिर्फ अजाज पटेल एक लौते स्पिनर आपको दिख रहे हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में 1-2 करके विकेट निकाले हुए हैं। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो ये मेरे लिए कुछ शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो आपको रखना चाहिए अपने स्मॉल लीग में। रिकॉर्ड्स के बेसिस पर सीफर्ट, ब्रूस, वार्कर, टिकनर, ये नाम हमारे पास आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लेवर को भी लिख रखा है। एक तो ये कीपिंग कर रहे हैं और बैटिंग से भी ठीक ठाक फॉर्म पर हैं, और वैसे भी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सेंट्रल की तरफ से बैट्समैनों से लेने वाले। रैंडल ऑटोमेटिक चॉइस आपके लिए बन जाते हैं, क्योंकि पिच पे पेसर्स के लिए ही काम है, आप नोटिस कर सकते हैं। और कुगेलैंड, जिनके रिकॉर्ड थोड़े बहुत हैं। फील्ड और फिशर में से कोई एक कहाँ पे आपको लेना है। अगर आप रिकॉर्ड्स की मान रहे हैं ना, तो आपने नोटिस करी होगी कि सेकेंड इनिंग्स में ही अगर बॉलिंग से कुछ मेजर कुछ हुआ है तो वो सेकेंड इनिंग्स में हुआ है। तो जो भी टीम सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करवा रही है उनके तरफ से एक एक्स्ट्रा बॉलर आपका बनता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर फील्ड या फिशर में से ऑप्शन रखा है। जो भी टीम सेकेंड इनिंग्स से बॉलिंग करेगी उनके तरफ से आपको ले लेना है। और कूपर और डेफचिच में से कोई एक, दोनों ही बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। कूपर बेटर फॉर्म पे रहे हैं, देखना होगा कि किस तरह से टीम उनको इस्तेमाल करती है। डेप्थ कॉमन पिक है, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उनको लेने में। और कटने क्लार्क जो काफ़ी अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ए के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया हुआ है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं। अभी और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड्स के मामले में तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और यहाँ पर मैंने लगभग 8 से 9 प्लेयर आपके लिस्टेड करवा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आप किसी को लेना है तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से दी बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं ब्रेट हैम्पटन। ठीक है, अभी कुगेलाइन, रैंडल, गिब्सन, फिशर, इनके तो लगभग आप समझ लीजिए 4 बॉलर्स ये जो हैं, इनके 14 से 16 ओवर्स कंप्लीट होंगे।
ठीक है। तो हैम्पटन को ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी नहीं, ये एक्सपेक्टेड है। और जो अगर लौते स्पिनर है, कम से कम 2 ओवर तो इनको मिलेगा ही, डेफचीज भी हैं। तो हैम्पटन को मुझे नहीं लगता ज़्यादा ओवर्स मिलने वाले हैं। तो इनका रोल कहाँ पे आएगा? बैटिंग से तो ये कमाल के फॉर्म पे है, लेकिन जिस नंबर पे आ रहे हैं ना, वहाँ तक प्रॉपर बैटिंग आनी भी चाहिए। अगर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग मिल रही है, और जैसा कि हम ट्रेंड से देख पा रहे हैं कि क्या होता है सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग में कभी कभार अगर हुआ है, तो तब आपके लिए ब्रेट हैम्पटन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। इन फॉर्म है, मतलब इनके फॉर्म को लेकर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इनका सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ही डाउटफुल है कि कहाँ पे बैटिंग मिलेगी इनको। अगर ये ऊपर आते तो ना सिर्फ मस्ट हैव होते मेरे लिए, बल्कि कैप्टन भास्कर में चॉइस भी बनते। लेकिन क्योंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी नीचे है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सोचना पड़ सकता है। अच्छा, बाकी ब्रेड रैंडल तो आपकी टीम में ऑटोमेटिक चॉइस हो ही गए। मैट फिशर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, फोर्थ ट्रॉफी में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। रिसेंटली पाकिस्तान ए के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग कराई है। ये एक ऑप्शन है। इसके सिवाय जैक गिब्सन है, स्कॉट कुगलैंड तो ऑटोमेटिक चॉइस आपके लिए बन जाते हैं। रिसेंटली न्यूजीलैंड के होकर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। टीम सीफर्ट के बारे में एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, देखिए कल के मैच में मतलब 50% लोग के कैप्टन होने वाले हैं, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर हैं। पाकिस्तान ए के अगेंस्ट में जो प्रैक्टिस मैच खेली थी टीम ने, वहाँ पर भी उन्होंने रन बनाया है। लेकिन टीम सीफर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होम ग्राउंड्स होते हैं, स्पेशली हैमिल्टन में जो लेवल का परफॉर्मेंस टीम सीफर्ट करते हैं ना, हैमिल्टन के बाहर उनका उस तरह का परफॉर्मेंस रहता नहीं है, ठीक है। तो ये आप टिप्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? स्मॉल लीग खेल रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा कुछ सोचने की, क्योंकि कीपिंग करवाएंगे ये, ठीक है। कुछ नहीं तो कीपिंग के कैचिंग के पॉइंट्स आपको दे ही देंगे, तो इसलिए ज़्यादा वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो या फिर आप स्मॉल लीग में कुछ अलग हट के करना चाहते हो, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभार रन्स काफ़ी बन जाते हैं, स्पेशली पहले इनिंग्स में। अगर आप देख रहे हो कि टीम सिफर पहले इनिंग्स में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। फ़ोन पे है, गलती से भी इनको मिस मत कर देना। मैं कह रहा हूँ बड़े इनिंग्स के बारे में। और आपने नोटिस भी करे होगी कि एक ही मैच था टीम सिफर ने जहाँ पे बड़ा इनिंग्स खेला था हेड टू हेड में यहाँ पे, और वो भी हुआ था माउंट बाउंगनी में। उसके बाद से रन्स हैं, रन्स नहीं है ऐसे नहीं, कोई बात नहीं है। 35 यहाँ पे बनाया। उसके बाद जब भी वो खेले हैं रन्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद सेंट्रल डिश की तरफ से बात करें तो बेली विगिंस, कंप्लीटली लोग इनको मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बेली विगिंस के बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फोर्थ ट्रॉफी से, कि जब भी पूरे कूड़ा पार्क में वो खेले हैं इन्होंने रन बनाया है, ठीक है। इस ग्राउंड पे, पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे ये हमेशा अच्छा करते हैं। आखिरी मैच पर भी अच्छा स्टार्ट किया था इन्होंने, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। प्रॉब्लम एक ही है कि एक तो कीपर सेक्शन में है, दूसरी बात बहुत ही कम सिलेक्शन इनका होने वाला है, तीसरी बात कीपिंग नहीं करवा रहे हैं। तो बोनस के जो कैचिंग वगैरह के पॉइंट्स मिल सकते थे वो इनको नहीं मिलने वाले। बैटिंग से अगर कुछ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फ्लॉप। लेकिन एक इनफॉर्म बैट्समैन है, फोर्थ ट्रॉफी से अच्छा करके आ रहे हैं और ओपनिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या करवाती है टीम इनसे। टॉम ब्रूस के रिकॉर्ड्स तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली काम तो नहीं कर पा रहे वो बैटिंग से। क्रिश्चियन लेपार्ड बैटिंग में थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे आएंगे, लेकिन ठीक ठाक फॉर्म पे रहे हैं। और सेकेंड इनिंग्स में अगर सेंट्रल डिसीज को बैटिंग मिलती है तो एक चांस आप इनके साथ ले सकते हो। बॉलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको टीम बॉलिंग देने वाली है। जैसा कि जॉर्ज क्लार्कसन भी करवा सकते हैं, ये भी अच्छे फॉर्म पर हैं, लेकिन जैसा इनके साथ भी हो रहा है कि बॉलिंग इनको नहीं दी गई थी। टॉम ब्रूस 2 ओवर करवा दिए थे पिछले मैच पर, लेकिन जॉर्ज क्लार्कसन से एक भी ओवर नहीं करवाया गया, जो कि मेरे लिए काफ़ी ताज्जुब वाली बात थी। किरण नोएवान पिछले सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन पहले मैच पे तो बिल्कुल भी टच पे नहीं नज़र आए थे। बॉलिंग भी उनको 2 ही ओवर मिला था, और यही मिलता है, 2 ओवर ही उनको मिलता है जनरली। तो उसी में ही उन्होंने पिछले सीज़न में काम जो है कर दिया था, लेकिन पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे। तो हो सकता है फिर से एक इग्नोरेबल ऑप्शन बन जाए मेजोरिटी ऑफ द जनता के लिए। डॉग ब्रेसवेल उसके बाद हैं, खास कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह इनके नहीं है। कुछ कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है फिक्सचर में, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंटली बताने लायक कुछ नहीं। अजाश पटेल, ब्लेयर टिग्नर और जो फील्ड, इनका कहाँ पे रोल आएगा जो फील्ड का, मैंने आपको बता दिया है। कैप्टन भास्कर चॉइस की बात करें तो सारी दुनिया कल के मैच में स्मॉल लीग में, सारी दुनिया कहना गलत होगा, 90% लोग आप कह सकते हैं सीफर्ट को कैप्टन बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर चल रहे हैं, और मैं भी बहुत अगेंस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो।
उसके बाद डिफचिच हैं। हैम्पटन दी बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं, लेकिन कैसे इनका इस्तेमाल होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगर वो नंबर 4 तक भी आ जाते ना, तो भी मैं दूसरी बात नहीं सोचता इनको कैप्टेंसी के बारे में बताने के लिए, लेकिन क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है तो इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में अगर बैटिंग मिलती है तो आपने देखा कि सेकंड इनिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं बैटिंग टीमों को हमेशा ही, चाहे वो फिक्सचर की बात करें चाहे वो ग्राउंड की बात करें। तो उस हिसाब से आप उस हैम्पटन को तब ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। कुगेलाइन और रिस्की में मैंने कूपर और ब्राउनडिल को रखा है। मेरा वोट हमेशा ही कूपर के साथ होगा, जो फॉर्म पे वो चल रहे हैं। ब्राउनडिल अपने दिन में बड़ा इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं। और उसके बाद रैंडेल। सेल्टन की तरफ से वार्कर और ब्रूस सेफेस्ट टीम में होंगे। उसके बाद क्लेवर और क्लार्कसन ऑलराउंडर सेक्शन से। बेली विगिंस अगर आप चाहो ट्राई इनको कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या है मैंने बता दिया है। ऑफकोर्स इस फॉर्मेट में तो उनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और उसके बाद नोएमा बार्नेट और अजाज पटेल में से कोई एक, दोनों ही आपके लिए पंट होंगे। दोनों को ही मैनेज कर पाना थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन दोनों के ही रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। स्पेशली अजाज पटेल के तो आपने देख ही लिए, 10 के औसत से उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं। और आखिरी दो जो मैच उन्होंने खेला है बंचेस में भी विकेट आए हैं इनके खाते में। तो यही है। तो ये रही सारी चीज़ें और ऑब्जर्वेशन। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है टीम का वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। एक रिस्क मेरे इस टीम में है बेली विगिंस के रूप में, नहीं तो लोग दोनों कीपर तो वैसे भी ले रहे हैं। आप अगर चाहो एक कीपर के साथ भी जा सकते हो, मतलब सिर्फ टीम सिफर्ट के साथ जा सकते हो। लेकिन ये मैंने क्यों रखा हुआ है, अगर समझ लीजिए सेंट्रल डिशेस पहले बैटिंग कर लेती है ना, तो मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना वाला हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड है जो रिकॉर्ड्स है मैं उसी पे भरोसा करूँगा। और उस हिसाब से पहले इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीमों के रन्स बने हैं, अगर बने हैं तो वो पहले इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीमों से ही बने हैं। इसीलिए क्या कर सकते हो आप, अगर आप बेली विगिंस को ड्रॉप करते हो तो ऑलराउंडर सेक्शन से आप डिफचिच या फिर नोएमा बार्नेट का एक ऑप्शन आता है जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बड़ी लीग में आप क्लार्कसन के साथ डेफिनेटली एक बार ट्राई करना, ठीक है। और अगर आप दोनों ही कीपर को ड्रॉप कर देते हो तब आपके पास हैम्पटन का भी ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन क्योंकि सीफर्ट हैं, क्लार्क हैं, कूपर हैं, तो मैं ज़्यादा नीचे तक यहाँ पर गया नहीं हूँ। ये जो एक स्लॉट खाली है यहाँ पे फिशर और जो फील्ड में से मैंने आपको बता दिया कि टॉस के ऊपर डिपेंड करके, और अजाज पटेल पंट होंगे। मुझे नहीं लगता मेजोरिटी ऑफ द लोग इनको लेने वाले हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर सेकंड इनिंग्स बॉलिंग करवाने आते हैं तो आप एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैप्टन वाइस करें चॉइस की बात करें, सिफर्ट सही ऑप्शन ही है, ठीक है। स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो, और अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप बॉलरों के साथ भी आ सकते हो, जैसे कि कुगेलाइन जिनको बैटिंग प्रॉपर्ली मिल जाएगी। कटन क्लार्क काफ़ी अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हैं। जिस दिन चलेंगे उस दिन काफ़ी लंबा खींच देंगे और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। और हेनरी कूपर भी हैं। इसके सिवाय टॉम ब्रूस और जॉर्ज वॉकर के भी रिकॉर्ड्स आपने देखे हैं जिनके ग्राउंड्स में अच्छे रिकॉर्ड हैं। बड़ी लीग में बेली विगिंस को एक ट्राई ज़रूर करना, अच्छे फॉर्म पर हैं और इस ग्राउंड पे हमेशा रन बनाते हैं ये। और नोएमा बार्नेट ऑलराउंडर से, और बॉलरों में से अजाज पटेल। डिस्पाइट मुझे पता है कि पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझ लीजिए 2 विकेट ले लेते हैं और क्या पता कैचिंग वगैरह के जो पॉइंट्स मिले वहाँ से 60-70 पॉइंट्स के आसपास अगर मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छे पिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थोड़ा सा रिस्की मैच है क्योंकि रिकॉर्ड्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक कॉन्सिस्टेंट चीज़ को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लग गया चीज़ तो ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है हमारे लिए, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं क्या हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा, पूरी तरीके से डूब मत जाना और बह मत जाना, कुछ जो चीज़ें हैं उसको पकड़ के चलो। बाकी तो लक है और मैच के बाद ही हमें पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।